नमस्ते दोस्तों, ये लूसेंट जी के बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ाई करते समय ऐसे गाने सुनना या ऐसे सोना नहीं है, हमें फोकस करना होगा। तो हेडफोन लगाइए और चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, काम कर रहे हो या सो रहे हो, इन ऑडियो नोट्स को सुनिए। ये जीके आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है जी। यह है प्राचीन इतिहास की 12th क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। बिल्कुल। हम आपको बताना चाहते हैं कि सिलेबस विद एआई आपको पूरा जीएस यानी जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम लूसेंट, स्पीडी, किरण और घटना चक्र जैसी किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी विस्तार से करवाएंगे। जी। तो आप बस हम पर विश्वास बनाए रखें, सिलेबस विद एआई से जुड़े रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। आज हम प्राचीन इतिहास के मगध राज्य का उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का विषय बहुत ही खास है। हाँ, मतलब अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, जैसे बीएसएससी हो, बीपीएससी या यूपीएससी हो, जी। तो मगध का उत्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है जहां से आयोग हमेशा सवाल पूछता है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि कैसे एक छोटा सा राज्य पूरे प्राचीन भारत की राजनीति का एक ब्लूप्रिंट बन गया। सही कहा। और मुझे लगता है छात्रों के लिए आज के सेशन में हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश के जो सटीक तथ्य हम बताने वाले हैं वो बहुत काम आएंगे। हाँ, एकदम। तो शुरुआत करते हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश से। यहीं पर मैं एक बात रखना चाहूंगी। मतलब अक्सर छात्र क्या करते हैं कि मगध की शुरुआत सीधे हर्यक वंश से मान लेते हैं। जी, ये एक बहुत आम गलती है ना? तो ये जो बृहद्रथ वाला तथ्य है, ये परीक्षा में छात्रों को कैसे फंसा सकता है? देखिए, अगर सवाल आता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था, तो ज्यादातर लोग जल्दबाजी में बिंबिसार टिक कर देते हैं। हाँ, वो पहला ऑप्शन ही होता है अक्सर। बिल्कुल, लेकिन सही उत्तर है बृहद्रथ। अगर हर्यक वंश एक मुख्य इमारत है तो बृहद्रथ उसका नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे बाद में राजगृह भी कहा गया। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अच्छा, एक प्राकृतिक किलेबंदी की तरह। जी हाँ, और इसी बृहद्रथ का एक पुत्र था जिसका नाम अक्सर महाकाव्यों में आता है, जरासंध। अरे हाँ, जरासंध। मतलब ये वही जरासंध है जो महाभारत में भी उल्लिखित है? बिल्कुल, वही जरासंध। तो परीक्षा के लिए ये 3 तथ्य, बृहद्रथ, संस्थापक, राजधानी गिरिव्रज और पुत्र जरासंध, ये एकदम कंठस्थ होने चाहिए। तो ये तो हो गई नींव। अब आते हैं उस मुख्य इमारत पर जिसने मगध को सच में एक साम्राज्य बनाया, मतलब हर्यक वंश। जी, हर्यक वंश। और इसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में, और वो खुद भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती है वो था उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण। प्रशासन? मतलब उस दौर में? हाँ, बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ये सीधा एमसीक्यू बनता है एग्जाम्स में। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अगर कोई राजा सिर्फ युद्ध करे और प्रशासन न संभाले तो साम्राज्य तो टिकेगा ही नहीं। एकदम सही कहा आपने। प्रशासन के साथ साथ उसने विस्तार भी किया। उसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। अच्छा, अंग राज्य को। और राजधानी? राजगृह का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। 52 वर्ष? अरे वाह, मतलब आधा दशक। किसी भी नए साम्राज्य को स्थिर करने के लिए ये बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बिंबिसार की जो बात सबसे कमाल की लगती है वो है उसकी मेडिकल डिप्लोमेसी। जी हाँ, राजवैद्य जीवक वाली घटना। छात्रों को इसे ऐसे ही याद रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और सिर्फ बुद्ध की सेवा में ही नहीं, अवंती के राजा प्रद्योत को जब पांडु रोग मतलब जॉन्डिस या पीलिया हो गया था, तब भी उसने जीवक को ही भेजा था, है ना? बिल्कुल। एक बीमार और कमजोर पड़ोसी राजा पर हमला करने के बजाय उसने इलाज के लिए अपना वैद्य भेज दिया। ये तो गजब की कूटनीति है।
बिना लड़े ही सामने वाले को अपना एहसानमंद बना लेना। जी, और जहां ये कूटनीति काम नहीं आई वहां उसने वैवाहिक संधियों का सहारा लिया। हाँ, मतलब कॉर्पोरेट मर्जर, बिना कंपनी खरीदे रिश्तेदारी से मर्जर कर लिया। बिल्कुल वैसा ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उसने 3 प्रमुख शादियां की। ये तीनों नाम बहुत अहम है एग्जाम्स के लिए। जी, पहली शादी उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से की। महाकोशला, कौशल से, ठीक है। दूसरी शादी वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से की। चलना। और तीसरी शादी मध्य देश, जो आधुनिक पंजाब का इलाका है, वहां की राजकुमारी क्षेमा से की। तो कौशल, वैशाली और मद्र, मैं छात्रों से कहूंगी कि इन रानियों और उनके क्षेत्रों का जो मिलान करने वाले सवाल आते हैं उनके लिए इसे एक ट्रिक की तरह याद रखें। महाकोशला नाम में ही कौशल है, चलना वैशाली से और क्षेमा पंजाब यानी मद्र से। बिल्कुल सही। पूर्व, उत्तर और पश्चिम हर तरफ से रिश्ते पक्के। लेकिन इतनी कूटनीति के बावजूद बिंबिसार का अंत बहुत दुखद था। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिस पिता ने रिश्ते जोड़कर साम्राज्य बनाया, उसी के बेटे ने सत्ता के लिए उसकी हत्या कर दी। जी, 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु, इसका एक उपनाम भी तो था जो एग्जाम्स में अक्सर दिखता है, कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। कुणिक, ठीक है। और धर्म के मामले में क्या ये भी बौद्ध था? प्रारंभ में तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अच्छा, जैन धर्म का। जी, और उसने भी लंबे समय तक राज किया, करीब 32 वर्षों तक शासन किया उसने। 32 साल। लेकिन इसका शासनकाल शांति वाला तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी विजय थी वैशाली पर विजय, और ये आसान नहीं था। तो उसने वैशाली को जीता कैसे? अपने कूटनीति से। उसका एक बहुत ही सुयोग्य मंत्री था, वर्षकार। कई जगह इसे वरसकार भी लिखा गया है। वर्षकार। मैं छात्रों से कहूंगी कि इस नाम को रटने के बजाय कहानी की तरह याद रखें। वर्षकार ने वैशाली में फूट डलवाई थी, है ना? एकदम सही। अजातशत्रु ने वर्षकार की सहायता से वैशाली के संघ में फूट डाली और फिर उन पर विजय प्राप्त की। हाँ, क्योंकि वैशाली बहुत मजबूत गणराज्य था, सीधे हराना मुश्किल था। बिल्कुल। और सिर्फ कूटनीति ही नहीं, जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ इस युद्ध में पहली बार 2 बहुत ही गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। ये गुप्त हथियार, मुझे तो बाहुबली फिल्म की याद आ जाती है। क्या सच में ये आधुनिक टैंकों वाली बात हमें जैन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलती है? जी हाँ, जैन ग्रंथों में इनका स्पष्ट उल्लेख है और ये तथ्य सीधे परीक्षाओं में इन हथियारों के नाम से पूछे जाते हैं। तो पहला हथियार कौन सा था? पहला था रथ मूसल। ये एक ऐसा रथ था जिसमें गदा या मूसल लगा होता था और ये आधुनिक टैंकों के समान काम करता था, जो दुश्मन की सेना को कुचलता हुआ निकल जाता था। बाप रे! और दूसरा? दूसरा था महाशिलाकंटक। ये एक तरह की बड़ी गुलेल या कैटपुल्ट। कैटपुल्ट जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। जी हाँ, महाशिलाकंटक। तो रथ मूसल और महाशिलाकंटक ये अजातशत्रु के गुप्त हथियार थे। इसे तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अजातशत्रु के बाद भी वही पिता की हत्या वाला इतिहास खुद को दोहराता है। अरे हाँ, फिर से? जी, 461 ईसा पूर्व में उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया। मतलब ये तो एक सिलसिला ही बन गया था, सत्ता के लिए पिता की हत्या। तभी इस वंश को शायद पितृहंता वंश भी कहते हैं। एकदम सही। उदायन भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। उदायन का सबसे प्रमुख काम क्या था? उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था पाटलीग्राम की स्थापना, जिसे हम आज पाटलिपुत्र या पटना के नाम से जानते हैं। पाटलीग्राम की स्थापना, ये तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। जी, और इस हरेक वंश का जो अंतिम शासक था वो उदायन का ही पुत्र था, नागदशक। नागदशक, अंतिम राजा। हाँ। लेकिन नागदशक का अंत कैसे हुआ? क्या उसके बेटे ने उसे मारा? नहीं, यहाँ कहानी बदलती है। 412 ईसा पूर्व में नागदशक को उसके अमात्य यानी मंत्री ने अपदस्थ कर दिया। उस मंत्री का नाम था शिशुनाग। अच्छा, मंत्री ने सत्ता पलट दी। जी, और शिशुनाग ने मगध पर एक नए वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये शिशुनाग तो आते ही राजधानियों का हेरफेर शुरू कर देता है ना। मैं सच बताऊं, ये राजधानियों का बदलना परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम है, लेकिन
बहुत कंफ्यूजिंग भी है। हाँ, छात्र अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। देखिए, शिशुनाग ने क्या किया, उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। वैशाली ले गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी आया, कालाशोक, कालाशोक कालाशोक ने फिर से राजधानी को वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ले गया। अच्छा, मतलब उदयन ने पाटलिग्राम बनाया, शिशुनाग उसे वैशाली ले गया और फिर कालाशोक वापस पाटलिपुत्र ले आया। एग्जैक्टली, ये एक फ्लो चार्ट की तरह दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, राजगृह, फिर पाटलिग्राम, फिर वैशाली और फिर वापस पाटलिपुत्र। जी, और इस शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, और इसके बाद मगध के इतिहास का सबसे ताकतवर वंश आता है, नंद वंश, है ना? महापद्मनंद। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद के साथ एक बहुत ही खास तथ्य जुड़ा है, वो सिकंदर का समकालीन था। मैं छात्रों से कहूंगी कि ये पंक्ति तो आयोग का सबसे पसंदीदा सवाल है। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। बिल्कुल, जब सिकंदर भारत आया तो मगध की गद्दी पर घनानंद हुई था। और इसी घनानंद का अंत कैसे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में घनानंद को पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना की। मतलब यहाँ से मगध का इतिहास एक बिल्कुल नए युग मौर्य काल में प्रवेश करता है। जी हाँ, एकदम सही। तो चलिए, क्लास खत्म करने से पहले हम आज के सेशन के मुख्य तथ्यों का एक बहुत ही तेज गति से रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश। जी। फिर हर्यक वंश के बिंबिसार, जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया और राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा। एकदम सही। फिर उनका बेटा अजातशत्रु, जिसने मंत्री वर्षकार की मदद से वैशाली जीता और रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। और राजधानियों का क्रम राजगृह से पाटलिग्राम, फिर वैशाली और फिर वापस पाटलिपुत्र। बिल्कुल। और अंत में घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। एकदम परफेक्ट। आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगी, जो सिर्फ आज के तथ्यों पर ही आधारित है। जी, बताइए। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे मगध में बार बार मंत्रियों या अमात्यों ने ही अपने अयोग्य राजाओं को हटाकर सत्ता हथियाई। जैसे नागदशक को शिशुनाग ने हटाया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मजबूत शुरुआत करने वाले राजवंशों का अंत हमेशा उनके अपनों की ही महत्वाकांक्षाओं का शिकार होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगली क्लास में हम इतिहास के ऐसे ही कुछ और पन्नों को पलटेंगे। आप सब अपना रिवीजन करते रहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।